सो इज लेक्चर 7 ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सो देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो टाइप के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सो अकाउंटिंग हमने देखा कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट। कन्वेंशन तो देखो कंपलसरी नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं वो कई कंपलसरी हो सकते हैं। तो एक तो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो भी एक्रूवल क्या है, जनरल एंट्री है जो आप रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब अर्न हो, ठीक है। अगर कैश पैसे में नहीं आए तब भी आप उनको रिकॉर्ड करो, तो ये होता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो वो इंश्योर करता है सारे रेवेन्यूज़ एंड आपने क्या किए हैं जब रिपोर्टिंग पीरियड के टाइम करेक्ट है। अभी पैसा नहीं आया लेकिन आपका वो हो चुके हैं, आपने सपोज 5 पेन भेज दिया, पैसा नहीं आया तब भी आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव कि आपका कैश कब आ रहा है आपके पास, या आपने कब सपोज आपने उधार पे लिया तो अभी आपने पैसे पे नहीं किए हैं आपने, लेकिन सामान उधार पे लिया वो भी रिकॉर्ड करोगे एक्रूवल कॉन्सेप्ट में, आपको ट्रू पोजीशन पता चलेगी। उससे प्रॉफिट एंड लॉस ढंग से पता चल पाता है कि एक पीरियड के लिए, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, विल नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट एक्चुअल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन बिजनेस। तो जब एक्रूवल नहीं होगा तो आप क्या करोगे, अमाउंट जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस वो आपको एक्यूरेट नहीं पता चलेगा। फिर एक्रूवल्स क्या होते हैं कि ठीक है, क्लोजर क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो यूजिंग एक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल्स के बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस एक्यूरेट माने जाते हैं, इसलिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट से यूज़ करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, ये जब ट्रांजेक्शन होगा तभी रिकॉर्ड करो, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे एक्यूरेट पिक्चर पता चलती है। डबल एंट्री बुक के सीधे एक्यूरेट एक्सपेंसेस क्या है आपके लायबिलिटी है बैलेंस शीट में। सपोज एक्रूड एक्सपेंस है, मतलब ऐसी चीज़ें जो अभी आपने पे नहीं किया लेकिन फ्यूचर में पे करने वो आपकी लायबिलिटी है। तो एक्रूड रेवेन्यू है तो आपका एसेट है, कि आपको क्या हुआ रेवेन्यू। सपोज अभी आपको किसी को पैसे देने हैं, सपोज 5 रुपये का पेन थे, उसने पैसे अभी नहीं दिए, तो वो मेरा एसेट है कि मेरे को फ्यूचर में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि द मोस्ट एफिशिएंट है कि आप जो भी इनिशियल रिकॉर्ड बनाओ, मोस्ट एक्रूवल एज रिवर्सिंग एंटिटी। इससे आप क्या करोगे, मोस्ट एफिशिएंट इज टू इनिशियली रिकॉर्ड मोस्ट एक्रूवल एज, आप क्या करें एक्रूवल को रिवर्सिंग एंट्रीज की तरह रिकॉर्ड करो। इससे क्या होगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें आप यूज़ कर रहे हो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फॉलोइंग रिपोर्टिंग पीरियड में तो कैंसिल कर देगा। तो रिवर्सिंग एंट्री की तरह आप देखो, तो फ्यूचर में जब आपका पेमेंट आ जाएगा तो आपका जो कंप्यूटर होगा ऑटोमेटिकली उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्सिंग एंट्री की तरह अगर रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में कैंसिल हो जाता है। जब सपोज अभी आपने पेन दिया तो अभी हमने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपने रिवर्सिंग एंट्री की तरह रिकॉर्ड किया, तो क्या होगा, फ्यूचर में जब आपका पेमेंट आ गया उस टाइम आप रिकॉर्ड करोगे तो वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आराम से ऑटोमेटिकली जो आपका कंप्यूटर काम कर देगा। अच्छा, काफ़ी यूजफुल फीचर होता है। तो आप इनवॉइस इशू कर देते हो, ठीक है। सपोज आपने पैसे दिए, आपने मैंने पेन भेजा, 5 रुपये आए नहीं, तो मैंने इनवॉइस लिख के दे दिया कि इस बंदे को मेरे को पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लायर इनवॉइस प्रोवाइड करता है 2000 के लिए तो थोड़े दिन बाद आ जाता है, ठीक है। तो कंट्रोलर वांट्स टू क्लोज द बुक एज सून एज पॉसिबल। तो अब क्या है, 20,000 आप रिवर्सिंग एंट्री कर दोगे, तो आप एक्सपेंस लगा दोगे उसे करेंट मंथ में कि हमने 20,000 का क्या किया, सामान ले लिया लेकिन हमने दिया नहीं। तो आप जब एंट्री रिवर्स करोगे तब नेगेटिव 20,000 का क्या कर दोगे, एक्सपेंस नेगेटिव कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर कर देगा, तो ऑफसेट हो जाएगा विद द अराइवल एंड द रिकॉर्डेशन ऑफ सप्लाई इनवॉइस। एक्रूवल एग्जाम्पल क्या होता है, देखो जब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेंस एक्रूवल फॉर इंटरेस्ट, लोकल लेंडर है, ठीक है, वो लोन देता है किसी बिजनेस को, ठीक है, एंड क्या करता है, बोरोवर को इनवॉइस देता है कि कितना इंटरेस्ट हुआ। तो आप क्या करते हो कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को जो भी है रिकॉर्ड कर दोगे एंड इनवॉइस रिसीव बाय रिकॉर्डिंग द एक्रूड इंटरेस्ट। एक होता है एक्सपेंस एक्रूवल फॉर इंटरेस्ट, एक्सपेंस एक्रूवल फॉर वेजेस। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर दिया पहले, ठीक है, और अ मंथ ऑफ द ऑर्डर दे वर थ्रू द 26 डे ऑफ द मंथ। तो अब क्या होगा, एडिशनल वेजेस अब उनके जो भी होंगे 27 डे के, ठीक है, वो देखेगा कि जो भी वेज एक्सपेंस है वो रिकॉग्नाइज किया जाए। फिर वेज एक्सपेंस एक्रूवल सप्लायर गुड्स एंड सर्विस, सेल्स एक्रूवल होता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, आप उस पर काम कर रहे हो, तो ये सब एक्रूवल के क्या है एग्जाम्पल्स हैं। फिर अदर एक्रूवल इश्यूज़ क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस क्या कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है कैश बेस्ड अकाउंट पे में, ठीक है, तो वो एक्रूवल यूज़ नहीं करता है, तो क्या करता है वो कैश जब रिसीव हो जाता है तब रिकॉर्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी क्या करती है, एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करती, ठीक है। उनको जो सपोज मैंने पेन खरीदा, मैंने अभी उसे पैसे नहीं दिए और मैं उसको लिख ही नहीं रही हूँ क्योंकि अभी मैंने पैसे दिए नहीं, कैश ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, तो कैश
अगर जब कैश कंसेप्ट होगा तो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो आप क्या करोगे, आप बताओगे नहीं कि यार ये तो मेरा एक्सपेंस हो चुका है, मैंने तो पहले लिया लेकिन मैंने दिया नहीं, तो उधारी पे चल रहा है, तो इससे पता नहीं चलता ड्रॉ पोजीशन कैसे। तो बिजनेस क्या करते हैं, अपने जो बिल है पहले पे कर सकते हैं, एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, हमारे पास एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो अपनी शॉर्ट टर्म इनकम लायबिलिटी से बचने के लिए कैश कंसेप्ट यूज़ करते हैं। तो आप दिखा दो करिए हमारा तो इतना हमने सब को स्पेंड कर दिया, आप पहले ही पे कर दो बिल्स। अभी आपने कुछ खरीदा नहीं है, मैंने पेन खरीदा नहीं, मैंने पहले ही पैसे दे दिया। क्यों कर दिया बिल, पहले पैसे पे कर दिया मैंने, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है पहले पे कर दिया, क्योंकि मैं दिखाऊंगी अरे यार मेरा तो खर्चा हो गया, मेरा प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या होगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी से बच जाएंगे। फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या होता है, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज़ आप रिकॉग्नाइज करो एज सून एज पॉसिबल, जो भी आप एक्सपेंसेस हैं। तो अगर आपको अनसर्टिनिटी है कि आपका, सपोज मैंने किसी को पेन दिया लेकिन उसने पैसे नहीं दिया, मेरे को अनसर्टिन है वो पैसे देने नहीं आएगा, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूँ कि मेरा लॉस हो चुका है, तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो आप रेवेन्यूज़ को तभी रिकॉग्नाइज करो तब वो जब रिसीव हुआ है, तो मेरे को जब किसी ने पैसे दे दिए मैं तभी रिकॉग्नाइज करूँ। लेकिन जो एक्सपेंस हो गए, ठीक है, तो उसमें ये है मतलब पहले से नहीं कि नहीं उसने वो तो मेरे 5 रुपये देगा ही, ऐसा नहीं है कि तब भी रिकॉग्नाइज करो जब वो मेरे को 5 रुपये दे दे। तो इसे बोलते हैं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इससे क्या होगा, आप जितना भी प्रॉफिट है वो लोएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिखाओ, ठीक है, जो भी लॉसेस हैं उनको हटा के। तो ये सिमिलर प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा दिखा दोगे सपोज, और पैसे सपोज 5 रुपये आप दिखा लिए, मेरे बिजनेस में 5 रुपये आ गए, ठीक है, नहीं आए, ठीक है, तो आपको क्या क्या दिखाना है, अभी नहीं दिखाना है जब तक अब आपको रिसीव ना हो जाए, ये बोलता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो ट्रांजेक्शन क्या करते हैं आप, रिकॉर्डेड एसेट वैल्यूएशन, जब एसेट वैल्यूएशन भी करो तो जो उसकी लोअर वैल्यू है वो रिकॉर्ड करो, ज़्यादा मत दिखाओ कि नहीं हमारा बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आप जो लोअर वैल्यू है उसको दिखाओ। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव कंसेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, प्रूडेंस यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में क्या होता है, अनसर्टिनिटी होती है कि लॉस हो सकता है, तो आपको लॉस रिकॉर्ड करना चाहिए। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल होता है कि लगता है आपका लॉस हो जाएगा, 5 रुपये वापस नहीं आने वाले, तो रिकॉर्ड कर लो। लेकिन गेन है तो आप अगर सपोज मेरे को लग रहा है 5 रुपये आ जाएंगे, लेकिन तब भी रिकॉर्ड मत करो जब तक वो वापस ना कर दे। तो इसमें क्या है कि आपको कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, जब आप एस्टिमेट लाइक देखते हो, रिकॉग्नाइज एस्टिमेट, जैसे कलेक्टिव स्टाफ है कि उसे रिसीवेबल 2% ऑफ द बेड डेप्ट होगा, ठीक है, जितने भी उन्होंने देखा है कुछ 2% आपका बेड डेप्ट में चला जाएगा। तो सेल्स स्टाफ है, ठीक है, वो 5% लेके चलता है, बिकॉज हो सकता है कि जो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में इन्फ्लेशन आ जाए, कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ जाए, तो और ज़्यादा डेप्ट क्रिएट हो जाए, तो वो 5% लेके चलते हैं कि हाँ 5% हमारा पैसा दोगुना ही है। तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फाउंडेशन है कि आप लोअर कॉस्ट और मार्केट वैल्यू देखो, मार्केट वैल्यू जो लोअर हो उस पर ध्यान दो, ठीक है, ज़्यादा मत दिखाओ। तो इसमें प्रिंसिपल ये है, आप कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं करो, ठीक है। तो डू नॉट यूज़ दिस प्रिंसिपल टू कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड द लोएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऐसा नहीं कि हमेशा ही लोएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट देखने की कोशिश करो, हमेशा ये यूज़ करो। हो सकते हैं फ्यूचर में आपकी कंपनी और अच्छा ग्रो करने वाली प्रॉस्पेक्ट अच्छे हो, तो ज़रूरी नहीं आपको ये प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, सिर्फ एक तरीके से गाइडलाइन है, ठीक है। तो क्या आप अपना बेस्ट जजमेंट यूज़ करो एक सिचुएशन को इवैल्यूएट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे को और फ़ायदा होगा फ्यूचर में, अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी और फ़ायदा होगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है ये प्रिंसिपल यूज़ करो। तो बस एक गाइडलाइन है कि ऐसा करना चाहिए, नहीं अगर आपको प्रॉस्पेक्ट अच्छा लग रहा है, आपका जजमेंट अच्छा है, तो आप और भी तरह से कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंटिटी क्या होती है, ये बताते हैं कि जो बिज़नेस एंटिटी है वो अपने जो भी ओनर है उससे अलग है। तो और तभी बिज़नेस का अलग अकाउंट होता है और हर एक एंटिटी का अलग अकाउंट होता है जो भी काम कर रहा है। तो अभी आपको बिजनेस एसेट और लायबिलिटी जो भी ओनर्स की है और बिजनेस की है, मतलब बिजनेस एक तरीके का आर्टिफिशियल पर्सन बना दिया है, उसके अलग अकाउंट होंगे, उसकी एसेट लायबिलिटी अलग होगी, जो पर्सन हैं उसमें काम करें उनकी एसेट लायबिलिटीज़ अलग होगी। तो आपको हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक एंटिटी से देखना चाहिए कि एक एंटिटी है। तो एक बिजनेस एंटिटी बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, कोई पार्टनरशिप होती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रिंसिपल में बिजनेस एंटिटी को बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। तो ये सोल प्रोप्राइटर होता है क्योंकि क्या करता है, कई बार जो ओनर होता है अपने जो ट्रांजेक्शन है वो मिक्स कर देता है, अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन अपने ट्रांजेक्शन से मिक्स कर देता है। सबको सोल प्रोप्राइटर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज मैं अकेली बिजनेस कार्य कर रही हूँ, मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मेरा जो एसेट लाइबिलिटीज़ है कई बार मैं इंडेक्स मिक्स कर दूँगी, एसेट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सबके बिजनेस की एक अलग एक आर्टिफिशियल एंटिटी की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। तो उस सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये कस्टमरी है कि जो कॉमनली यूज्ड ग्रुप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ है, ठीक है, टू बी ए सिंगल एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कस्टमरी है कि कॉमनली और जो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, आप उसे सिंगल एंटिटी बोलो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए।
बिकॉज बहुत सारे लोगों ने एक कंपनी खोली तो उसका जो उस कंपनी का अकाउंट है वो सिंगल एंट्री होगी, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो सब सारे ग्रुप जो एक साथ आए हैं बिजनेस खोलने, वो सब एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस एंटिटी। सिमिलर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, कि जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो क्या है, एक अलग से एक इकोनॉमिक एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी अजम्पशन, कि बिजनेस आपका एक अलग से एंटिटी, एक अलग से आर्टिफिशियल पर्सन है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, एंटिटी अजम्पशन, एंटिटी प्रिंसिपल, कॉमन एंटिटी अजम्पशन, तो ये सारे नाम हैं इसके। तो कॉमन एंटिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस है वो जब जैसे ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको बिजनेस के साथ अपने जो भी फंड्स हैं कमिंगल नहीं करना चाहिए, अलग रखने चाहिए। वो एक अलग पर्सन है, उस आर्टिफिशियल पर्सन, उसके अलग अकाउंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्रेड अकाउंटेंट होता है, ठीक है, तो उसे पता चलेगा, तो एक टिपिकल आउटकम क्या होगा, इससे ट्रेड अकाउंटेंट उसे पता चलेगा कि बिज़नेस कितना ग्रो करेगा, तो देखेगा कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, ठीक है, और जो भी ओनर्स के ट्रांजेक्शन है उसको हटा देगा, जो बिज़नेस का ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड करेगा अकाउंटेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो उन्हें बोला वही ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करो जो मॉनेटरी टर्म में आप देख सकते हो, क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, तो सारे ट्रांजेक्शन आप मनी में ही रिकॉर्ड करो। तो जैसे कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, फॉर एग्जाम्पल लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, जो बहुत अच्छा हो लेबर मैनेजमेंट रिलेशन तो कंपनी को फ़ायदा होगा, लेकिन आप इसे मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेल्स पॉलिसी आपकी क्या है, लेबर इंटरेस्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपटीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंस, लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हम रिकॉर्ड नहीं करते मॉनिटर में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बिजनेस में, लेकिन ये अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड की जाती बिकॉज हम मनी वैल्यू में से नहीं देख सकते। तो लिमिटेशन क्या है, हम अजम्पशन बना लेते हैं कि मनी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, जबकि इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है, तब भी हम वो लेके चलते हैं, तो हम इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं करते, हम अजम्पशन रखते हैं कि वैल्यू मनी ऑफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं होता। तो ये इसका लिमिटेशन है, तो ये है मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो ये माना जाता है कि जो बिज़नेस हमने स्टार्ट किया है वो चलता रहेगा आगे टाइम पीरियड में, तो ऐसा नहीं है कि उसको अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा, लिक्विडेट करना पड़ेगा, हम ऐसे करते हैं नियर टर्म में तो हमारा अच्छा से चलेगा, ठीक है। तो एसेट इन द नियर टर्म एंड व्हाट मे बी लो पार्सल प्राइजेस, तो इससे क्या होगा, ये होता है गोइंग कंसर्न ऑब्लिगेशन, कि हमने कंपनी स्टार्ट कर दी वो चलती रहेगी, दिस इज गोइंग कंसर्न। फिर क्या होता है कि आप क्या करिए, आपने राइट डाउन कर दिया कैरिंग अकाउंट विद लिक्विडेशन, अकाउंटेंट बिलीव करते हैं जॉइंट में लॉन्गर गोइंग कंसर्न देन ब्रिंग द इशू, ठीक है। अब अपनी कंपनी को देखो, जो भी आपके एसेट है, ठीक है, बेड बन को राइट डाउन कर दो, ठीक है, ठीक है, दस द वैल्यू ऑफ द एंटिटी दैट इज अज्यूम टू बी गोइंग कंसर्न हायर देन द ब्रेकअप वैल्यू सिंस गोइंग कंसर्न एंड पोटेंशियली कंटिन्यू टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, द अकाउंटेंट इफ द अकाउंटेंट बिलीव द एंटिटी में नो लॉन्गर भी गोइंग टू बी गोइंग, ठीक है, अगर अकाउंटेंट बिलीव करता है ये कंपनी तो बर्बाद हो गई, खत्म हो जाएगी, तो ये इशू लेके आता है कि जैसे एसेट्स हैं वो इम्पेयर्ड है कि नहीं है, ठीक है, इम्पेयर मतलब बेकार हो गए कुछ एसेट, उनको राइट डाउन करो एंड जो भी उनका कैरिंग अमाउंट है लिंक की लिक्विडेशन वैल्यू तक लेके आओ, तो जो भी वैल्यू ऑफ एंटिटी है, ठीक है, दैट इज गोइंग कंसर्न इज हायर देन इट्स ब्रेकअप वैल्यू, सो गोइंग कंसर्न पोटेंशियल कंटिन्यू टू अर्न अ प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो एंटिटी है, ठीक है, उसे बोला जा रहा है कि गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब अभी चलती रहेगी, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हायर होती है उसकी ब्रेकअप वैल्यू से, ब्रेकअप वैल्यू मतलब वो ब्रेक हो जाएगी, सपोज इस टाइम कंपनी डूबेगी तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तो डूब रही है, अब तो सब लिक्विडेट करो, तो उसकी वैल्यू जब उसे माना जाएगा कि हाँ ये तो कंपनी चलेगी, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गोइंग कंसर्न है कि कंपनी तो चलेगी मतलब वो प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उसकी वैल्यू तब ज़्यादा होती है जबकि वो ब्रेकअप वैल्यू आ जाए, मतलब जब वो डूबने वाली हो, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न हर जगह कहीं भी क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, माना जाता है कि यहाँ कंपनी तो चली गई, एंड जो भी ठीक है इस सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इंटरप्रिटेशन, एंटिटी को रिड्यूस क्या रिकॉर्ड करना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करते हैं ऑडिटर को रिगार्डिंग द कंसिडरेशन ऑफ एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, जनरल अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्ट करते हैं ऑडिटर को रिगार्डिंग द कंसिडर एंट्रीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग स्टर्न, तो ऑडिटर क्या करते हैं, इवोल्यूएट करते हैं एंट्रीज, ओके, ठीक है, जो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंस्ट्रक्ट्स करते हैं ऑडिटर को, ठीक है। अब जो एंटिटी की एबिलिटी है, ठीक है, देखो कि आप गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, मतलब देखो ये कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, तो ये बोलते हैं हमने जनरली एक्सपेक्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड।
तो ऑडिटर इवेल्युएट करता है एंट्री की एबिलिटी क्या है, कि वो गोइंग कंसर्न रहेगी कि नहीं करेगी फॉर नॉट ग्रेटर देन 1 ईयर, कि वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चल पाएगी फॉलोइंग द डेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। अगर ऐसा होता है कि कंपनी लग रही है कि डूब जाएगी, तो ये ऑडिटर बताता है। तो ऑडिटर कंसिडर करता है कि कौन कौन से आइटम कंसिडर कर सकता है, कि देखो कि एंटिटी की लाइबिलिटी है कि नहीं है, गोइंग कंसर्न रह सकती है कि नहीं रह सकती है। तो नेगेटिव ट्रेंड्स, ठीक है, जैसे बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप जो भी ट्रेड क्रेडिट है, सप्लायर को पैसे नहीं प्रोवाइड कर रहे जो उधार पे चीज़ लेती। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो भी अपने किया आने कौन में कल है, लाइक आपकी कंपनी डूबेगी। लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, हो सकता है बहुत सारा अमाउंट लूज़ कर दो, फॉर एग्जाम्पल ACR टाइप की प्रोसीडिंग चल रही थी। ऑडिटर फर्म, ठीक है, वो क्वालिफाई करेगा ऑडिट रिपोर्ट द स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉब्लम। अगर कोई इशू होता है तो ऑडिट जो फर्म है वो बताएगा ऑडिट रिपोर्ट में कि हाँ गोइंग कंसर्न आपका खतरे में है, ज़रूरी नहीं आपकी कंपनी चले, ठीक है। तो क्या कर सकता है कि कंपनी क्या कर सकती है, जो ऑडिटर का व्यू है उसे मिटिगेट कर सकती है गोइंग कंसर्न वाला, ठीक है, बाई हैविंग अ थर्ड पार्टी गारंटी हो सकती है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा हो कि अगर हमें इतना नुकसान होता है तो हमने इंश्योरेंस लिया, तो हो सकता है कि जो ऑडिटर ने बोला वो मतलब उससे आपको नुकसान ना हो, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी कोई और लेगा क्योंकि आपने इंश्योरेंस ले रखा है। तो इससे ऐसे क्या होता है, ऑडिटर रीजनेबली एश्योर हो जाता है कि बिजनेस फंक्शनल करेगा 1 साल पीरियड के लिए कम से कम, जैसे स्टिपुलेट किया था, मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड।